मेरा नाम नैतिक है। ये बात बीते 15 सालों पुरानी है, जब मैं जवान लड़का हुआ करता था। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती को भी बड़ा सा पाप बना दिया जाता है और आपके बुरे समय में आपको उनकी सजा मिलती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहते हैं कि ऊपर वाला माफ कर देता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते। दिल को सुकून नहीं मिलता, लोग जीने नहीं देते, और कुछ गलतियां हमसे ऐसी हो जाती हैं जिनका पश्चाताप हम कितना भी चाहकर कर लें, मगर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ऊपर वाले को राजी करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा कदम उठा लिया था जो मेरे लिए उस बंद कमरे के अंदर मौजूद था। मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने ये सब क्यों किया, लेकिन मुझे सिर्फ उन गुनाहों के बारे में पता था जो मैंने किए थे, जो मुझे सुकून लेने नहीं दे रहे थे। मुझे पता था कि मेरे सामने जो बैठी है वो एक ऐसी औरत है जिसके साथ कोई भी इंसान आसानी से रहना नहीं चाहेगा। मैं भी उसके साथ एक घंटा भी नहीं गुजार सकता था। शायद उसे कोई कूड़ा उठाने वाला भी अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता। अब मुझे उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए किया था। मैं धीमे धीमे कदमों से कमरे के अंदर गया था। देखा तो वो बिस्तर पर घूंघट डालकर बैठी हुई थी। मैं उसके करीब जाने की हिम्मत कर रहा था। मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं उसका घूंघट उठा लूं। पूरे कमरे में अजीब सी बदबू फैल चुकी थी, और अब शायद ये बदबू मेरी जिंदगी और मेरे भाग्य का हिस्सा बन चुकी थी। पता नहीं ये मुश्किल रास्ता मैंने अपने लिए क्यों चुना था। पता नहीं मैं उस रास्ते पर कैसे चलता, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था, जैसे मुझे कोई जोरदार हार्ट अटैक आने वाला हो, क्योंकि वो तो बहुत ही ये कहानी मेरी जिंदगी के उन पापों की है जो मेरे कैरेक्टर को साफ जाहिर करते हैं। कहते हैं कि पैसा इंसान की पहचान को बदल देता है, और मेरी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है। मेरे पास बहुत सारा पैसा था। मेरे पिता शहर के एक बड़े बिजनेसमैन थे। जब वो दुनिया से चले गए तो मैं उनके पैसों पर ऐश करने लगा। दोस्तों के साथ शराब पीता, बार क्लब में जाता, दोस्तों के साथ हमेशा कहीं ना कहीं ट्रिप पर जाता रहता। यहाँ तक कि मैंने लड़कियों से भी दोस्ती कर ली थी और मैं लड़कियों का गलत इस्तेमाल करने लगा था। मेरी इस दौलत ने मुझे घमंड और एटीट्यूड की दुनिया में धकेल दिया था, जहाँ ऐशो आराम ही सब कुछ लगता है। पहले पहले तो मुझे महंगी गाड़ियां रखने और कीमती कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी डिमांड्स के हाथों में मजबूर हो गया। ये डिमांड्स मुझे ऐसे रास्ते पर ले आई जहाँ झूठ, धोखा, बेवफाई जैसी चीजें मेरे लिए मामूली सी बन गई थी। लड़कियों को धोखा देना, उनका दिल दुखाना, उनकी इज्जत के साथ खेलना मेरे लिए आम सी बात हो गई थी। ये पाप मुझे किसी कामयाबी की तरह लगता था, लेकिन हकीकत में तो ये सब कुछ मेरे दिल को छन्नी कर रहा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिताजी के मरने के बाद मेरी जिंदगी पहले से और भी ज्यादा खुशहाल गुजरने लगी थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की थी। पापा हमेशा मुझे रोक टोक करते रहते थे, क्योंकि अपना बिजनेस वो खुद संभालते थे और उन्हें पैसे की अहमियत थी, लेकिन मैं उनका पैसा पानी की तरह बहाया करता था। पापा के मर जाने के बाद मम्मी ने उनका बिजनेस संभाल लिया। हालांकि पापा के मरने के बाद ये जिम्मेदारी मेरी थी। मैं जवान था, चाहता तो अपने पापा का बिजनेस संभाल सकता था। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपने आप को किसी जिम्मेदारी में बांधना नहीं चाहता था। मैं खुलकर अपनी जिंदगी जीने वालों में से था, इसलिए मुझे किसी की रोक टोक बहुत बुरी लगती थी। मम्मी मुझसे कुछ नहीं कहती थी और अभी भी वो मुझसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो पापा का बिजनेस संभालने में इतनी बिजी हो गई थी कि अब उनका बहुत ही कम अपने बेटे पर ध्यान जाया करता था। जब वो घर आती तो मैं उन्हें मिलता ही नहीं था, और जब मेरा उनसे सामना होता तो वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। बस जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मैंने न जाने कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, उनके साथ गलत करके उनको छोड़ दिया था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं पैसों से भी शरीर की हवस पूरी कर लिया करता था, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती थी जो मुझे पसंद आ जाती थी तो मैं उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया करता था, और जो मेरी बातों में नहीं आती थी फिर मजबूरन मुझे उनको उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मैं कई बार जेल तक पहुंच चुका था। लेकिन पैसे की ताकत इतनी होती है कि वो आरोपी को सही और सही इंसान को आरोपी साबित कर सकता है। हर बार मुझे मेरी मम्मी बचा लिया करती थी। वो हर बार मुझे वार्न किया करती थी कि आगे मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, लेकिन वो मेरी माँ थी, मुझे तकलीफ में कैसे देख सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे जेल से छुड़ाकर ले ही आती थी। मेरी जिंदगी बहुत मस्त गुजर रही थी, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं थी। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई थी
जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। वो लम्हा मेरी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा था जिसमें मैं अपनी जिंदगी की गहराई में खो चुका था। मेरी मुलाकात सोनिया नाम की एक लड़की से हुई थी। मैं जिस कैफे में गया हुआ था वहां पर सोनिया अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए आई थी। वो मेरे ही सामने वाली टेबल पर बैठी हुई थी। मुझे वो बहुत सुंदर और प्यारी लगी थी। मेरा उस पर दिल आ गया था और हर बार मेरा जिस भी लड़की पर दिल आ जाता था मैं उसे इस्तेमाल किए बिना छोड़ता नहीं था। इसलिए मैंने सोनिया को जैसे तैसे अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश की। वो बड़ी ही सीरियस किस्म की लड़की थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पटाया था। हाँ, मगर वो मेरी दीवानी हो चुकी थी। फिर वक्त आ गया था कि उसे इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैंने उसके साथ अकेले में एक डेट रखी थी। हालांकि वो मुझसे अकेले मिलने में बहुत डर रही थी, लेकिन प्यार में पड़ जाने वाली लड़कियां अक्सर बेवकूफ़ी दिखाती हैं और लड़कों की बात आसानी से मान लेती हैं। मेरे बुलाने पर सोनिया मुझसे मिलने के लिए आ गई थी, मगर वहां मैंने उसके साथ वो किया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। और सुबह होते ही मैं उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद मैंने अपना वो नंबर ही बंद कर दिया था जिस नंबर से मैं उससे बात किया करता था, और ना ही कभी मैंने उससे दोबारा मिलने की कोशिश की। सोनिया एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ ये सब कुछ करने में मुझे काफी समय लग गया था, लगभग 6 महीने का समय। वरना ज्यादातर लड़कियां 1 या 2 महीने में ही मेरे दिल से उतर जाती थी। सोनिया के साथ वक्त गुजारने के लिए मुझे इतना समय लग गया, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मुझे उसका दीवाना कर दिया था। उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए ना जाने मैंने क्या क्या किया। वो मुझसे बहुत अट्रैक्ट हो गई थी। शायद वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं था। मेरी जिंदगी में वही नहीं बल्कि ना जाने कितनी लड़कियां आ चुकी थी, इसलिए मुझे किसी भी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई थी। मगर सोनिया एक ऐसी लड़की थी जो इस सब को बहुत सीरियस ले गई थी। उसने जब मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने उससे बात नहीं की, पर मैंने उससे दूरी बना ली थी। वो समझ गई थी कि मैं उसके साथ बेवफाई कर चुका हूँ। उसने मुझे हर जगह तलाश किया, मगर मैं उसे कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि मैं हर बार हर लड़की से अपनी पहचान बदलकर मिला करता था और अपना नाम भी बदल लिया करता था। इसलिए मैं किसी भी लड़की के लिए एक जैसा नहीं था। काफी वक्त ऐसे ही गुजर गया था। आखिरकार एक दिन मेरा सामना सोनिया से ही हो गया। उसने फौरन ही मुझे सबके सामने गिरेबान से पकड़ लिया और वह शोर मचाने लगी, कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तुमने मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेला और उसके बाद मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करवाऊंगी, तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। मैंने सबके सामने उसे जोर से धक्का दिया और कहा कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे हाथ लगाओ। आखिर तुम हो कौन? एक मामूली सी लड़की। तुम मेरा सामना करोगी? मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हारे जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत ही पछताओगी। मेरी उस धमकी और मेरी बेवफाई को सोनिया ने अपने दिल से इस तरह लगा लिया था कि अगले ही दिन मुझे उसकी मौत की खबर मिली। पता चला कि उसने सुसाइड कर ली है। सोनिया की फैमिली में तो कोई नहीं था। वो एक स्टूडेंट थी और अपनी छोटी बहन के साथ एक फ्लैट में रहती थी। जब मुझे सोनिया की मौत के बारे में पता चला तो मेरे दिल पर एक गहरा सदमा पहुंचा था। सोनिया ऐसी लड़की थी जिसके साथ मेरा दोबारा से टकराव हुआ था, वरना किसी भी लड़की से दूर जाने के बाद मेरी उस लड़की से मुलाकात दोबारा नहीं होती थी। मुझे सोनिया की मौत का बेहद अफसोस था और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि उसकी मौत की वजह मैं हूँ। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी, मगर मेरी आंख लग भी जाती तो सोनिया मेरे सपने में आ जाती थी और बस यही कहती थी कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। उसका इस तरह से मेरे सपने में आकर मुझे डराना, मुझे धमकी देना मुझे बहुत सता रहा था और मैं बहुत दुखी हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। पाप का ये बोझ मेरे दिल पर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बस उसके बाद से मैंने सारे ही गलत कामों से मुंह फेर लिया, क्योंकि सोनिया की मौत का सदमा मेरे दिल पर इतना गहरा लग चुका था कि मुझे अपना किया एक एक पाप याद आने लगा था। और हर रात सोनिया मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दिया करती थी। ये सबसे ज्यादा डरावनी बात थी। रातों को मैंने सोना छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी से धीरे धीरे सुकून खत्म होने लगा था और मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं रात को कमरे में पहुंचने के बाद चिल्लाने लगता था। मम्मी मुझे संभालने आती थी
और यही समझाया करती थी कि ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, कि कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करना चाहो और तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें एक ऐसी गहराई में पहुंचा दे जहां से वापस निकलने का कोई रास्ता ही न हो। मुझे किसी भी तरह से सुकून चाहिए था और सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। मैं अंदर ही अंदर इतना परेशान हो गया था कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और मैं सोचता था कि मैंने अपने बीते हुए समय में इतना सब कुछ गलत क्यों किया। बार बार मुझे सोनिया की याद आती थी। मेरा मन करता था कि वो कहीं से भी आ जाए और मैं उससे माफी मांग लूं। मुझे ऐसा लगता था जैसे माफी मांगकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का हो सकता है। मुझे हर जगह सोनिया का चेहरा नजर आता था, लेकिन सोनिया इस दुनिया से जा चुकी थी और यही हकीकत थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया था। एक दिन मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए और कहने लगे कि तुमने हमारे साथ कहीं घूमना फिरना, पार्टी करना और लड़कियों के साथ बातचीत करना भी छोड़ दिया। आखिरकार तुम इतने कैसे बदल गए? फिर मैंने उनको बताया कि सोनिया की मौत हो गई है और उसके मर जाने के बाद से मेरे दिल पर एक भारी बोझ है जिसे मैं उतार नहीं पा रहा हूँ। शुरू में तो मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था, लेकिन जब मेरी आत्मा पर यह पाप छाने लगा, मेरे साथ बहुत बुरा होने लगा। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त मेरे साथ हमदर्दी जताएंगे या फिर मेरा साथ देंगे, मगर वो तो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम मजाक कर रहे हो ना, देखो ये सब सिर्फ कुछ दिनों तक ही होता है, बाद में तुम अपनी जगह पर आ जाओगे। तुम शरीफ होने का ड्रामा कर रहे हो और ये ड्रामा सिर्फ तुमसे कुछ ही दिनों तक ही हो पाएगा, उसके बाद वही करोगे जो किया करते थे। वैसे भी तुम्हें इस सब की आदत है और इंसान आदत से मजबूर होता है। वो कभी भी अपनी आदतों को ज्यादा दिन तक कंट्रोल में नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान का खुद पर काबू होता है लेकिन आदतों पर नहीं होता। मुझे अफसोस हो रहा था कि ऐसे कठिन समय में मेरे दोस्त मेरी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे थे, बल्कि मुझ पर हंस रहे थे। मेरे ऐसे दोस्त जिन पर मैंने अपना ना जाने कितना कीमती समय बर्बाद किया था और अपना ढेर सारा पैसा भी मैं उन लोगों पर खर्च किया करता था, उन लोगों के पास से उठकर मैं आ गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी भी अपने दोस्तों का सामना नहीं करूंगा। मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर मैंने सोचा कि सोनिया तो अब वापस नहीं आ सकती और सोनिया के अलावा भी मैं ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तभी तो मुझे किसी पल भी सुकून नहीं है। क्या मुझे तब सुकून आएगा जब मैं अपने पापों का पश्चाताप कर लूंगा? लेकिन मेरे पापों का पश्चाताप कैसे होगा? मेरे इस फैसले से मेरे सारे करीबी लोग मुझसे दूर हो गए थे, जिनको मैं अपना सब कुछ समझता था। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ मेरे पैसे और मेरे रुतबे की वजह से मेरे साथ थे। मैंने कभी भी अपने पिता के नाम का फायदा नहीं उठाया था। मेरे पिता एक बहुत ही इज्जतदार इंसान थे। मैंने हमेशा उनका नाम डुबोया था। मैं चाहता तो अपनी माँ की जगह खुद उनका बिजनेस संभालता और उनका नाम रोशन करता। सबसे पहले तो मेरे दोस्त ही मेरे खिलाफ हो गए थे। मैंने उनके साथ अपना काफी समय बर्बाद कर दिया था। रात के समय पार्टियां करना, कोठों पर जाना, बिना मतलब लड़ाई झगड़ा करना। मेरे पैसे और नाम का वो लोग खूब फायदा उठाया करते थे। अब जबकि मैं बदल गया था और मैंने उन लोगों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया था, तो उन्हें मेरा ऐसा रूप पसंद नहीं था। वो लोग मुझे पहले जैसा ही ठीक समझते थे। उन्हें मेरा ये नया रूप पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेरे इस नए बदलाव से उनका फायदा खत्म हो गया था। क्योंकि वो हमेशा मेरे पैसों पर ऐश करते थे और अब मैंने फिजूल खर्ची करनी बंद कर दी थी और अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और अब मैं पैसे भी बहुत सोच समझकर खर्च करने लगा था। मेरे इस बदलाव पर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, जिंदगी की हकीकत यही है कि अगर हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा, और अगर हम बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे साथ हमेशा बुरा होगा। इसलिए बुरा करने से पहले बुरा होने के अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। मम्मी की बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही थी, क्योंकि उन्हें मेरी हालत पर तरस आने लगा था और ये एहसास भी होने लगा था कि जब मैं बिगड़ा हुआ था तब वो मुझ पर रोक टोक क्यों नहीं करती थी। अगर उन्होंने मेरे ध्यान से परवरिश की होती तो शायद मेरे लिए अब ये वक्त न आया होता। फिलहाल मैं चाहता था कि मैं अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो। जिस हिसाब से मैं लड़कियों की इज्जत खत्म कर चुका था, शायद इसी तरह से मेरे दिल को सुकून मिल सकता था। दुनिया की सारी लड़कियों की मदद तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन कोई एक ऐसी लड़की जो बेहद जरूरतमंद हो, जिसके साथ बंधन में बंध जाने पर मेरे सारे पाप धुल जाएं।
इसलिए मुझे किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। लेकिन मैं ऐसी लड़की को कहाँ तलाश करता, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी मम्मी से भी बोल दिया था कि मुझे शादी करनी है, और मैंने पहले जो कुछ भी किया है उस सब से छुटकारा पाकर अपने दिल को तसल्ली दिलानी है। ऐसी ज़रूरतमंद लड़की कहाँ मिलेगी? मुझे ऐसी लड़कियों की तलाश करनी होगी, और जो लड़की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद और हालात की मारी मिलेगी, मैं उसी से शादी कर लूँगा। मगर मैं उससे ज़बरदस्ती की शादी नहीं कर सकता। ऐसी लड़की से शादी मेरी तभी होगी जब वो अपनी मर्जी से मुझे एक्सेप्ट करेगी। मैंने सोचा कि मुझे ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए, और जिस अच्छे काम के बारे में मैं सोच रहा हूँ इसकी शुरुआत मुझे कर देनी चाहिए। इसलिए अब मैं ऑफिस जाते समय और वहां से आते समय रास्ते में नजर रखता हुआ आता था कि कहीं तो मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन मैं इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी मम्मी से भी कहा था कि मेरे लिए ऐसी लड़कियों को तलाश करो जो सबसे ज्यादा गरीब हों, सबसे ज्यादा जरूरतमंद हों, जिसके साथ मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। मम्मी कहने लगी कि बेटा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब मम्मी घर में रहने लगी थी और मैं ऑफिस जाकर काम संभालने लगा था। न जाने क्यों अब मुझे ऑफिस जाकर काम करने पर एक अजीब सा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा मेरे आसपास हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन रातों की वो बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मैं रातों को रोया करता था और सोनिया की आत्मा से माफी मांगता था। फिलहाल मेरी जिंदगी का रूटीन बदल चुका था। मैंने अपने आप को काफी हद तक बिजी कर लिया। आते जाते मेरी जरूरतमंद लड़कियों पर नजर रहती थी, मगर कोई भी लड़की मुझे ऐसी नहीं मिली थी जो मेरे दिल को ज्यादा भा जाए और जिसकी मदद करने के लिए मेरा दिल अंदर से पुकारे। एक दिन मेरी नजर अपने ही घर के पास टहलती एक खूबसूरत और जवान लड़की पर गई। इस लड़की के कपड़े फटे पुराने थे और ये जगह जगह खड़े होकर आते जाते लोगों से भीख मांग रही थी। वो मुश्किल से 21 या 22 साल की होगी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर मुझे घिन महसूस हो रही थी। उसके बाल उलझे हुए और गंदे थे, जैसे महीनों से धोए न हो। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे जो जगह जगह से गंदे और मैले हो रहे थे। उसके पैर में चप्पल तो थी, लेकिन उसका असली रंग पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसके पैर भी काले हो चुके थे, जैसे वो सड़कों पर दिन रात चलती रहती हो। उसके चेहरे पर थकन और गरीबी साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद अगर गौर से देखा जाता तो उसके चेहरे की बनावट बहुत ही सुंदर थी। मेरा दिल नहीं माना। मैं उसकी हालत पर गौर करता रहा। वो हर आते जाते इंसान के आगे हाथ फैला रही थी और अक्सर लोग उसे इग्नोर कर देते। कोई उसे सख्ती से धुतकार रहा था तो कोई उसकी तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ जाता। मुझे याद आया कि क्या यही वो लड़की तो नहीं जिसको मैं काफी समय से तलाश कर रहा हूँ? क्या यही वो लड़की तो नहीं जो मेरे पापों का पश्चाताप बन सकती है? इसे सच में मेरी मदद की जरूरत है। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद यही वो वक्त है जिसका मुझे इंतजार था। ये लड़की मेरी मदद कर सकती है, लेकिन मैं इससे कैसे बात करूं? क्या वो मुझे समझ पाएगी? क्या वो मेरी मदद एक्सेप्ट करेगी? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़की के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा। मैं उसी समय गाड़ी से बाहर निकला और उसको मैंने अपनी जेब से निकालकर कुछ पैसे दिए। वो पैसे देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे न जाने कब से उसने पैसों की शक्ल नहीं देखी थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो हंसते हुए आगे बढ़ गई थी। अगले दिन फिर से मैंने उस लड़की को अपने घर के आगे टहलते हुए देखा और फिर से मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वो लड़की बस खामोश खामोश थी। मेरे दिमाग में अजीब सी कंफ्यूजन चल रही थी। मैं इस लड़की को लगातार देखता रहता था। उसकी हालत मेरी आंखों के सामने घूमती रहती थी। एक दिन मैंने उस लड़की से बात करने का फैसला कर ही लिया। जब मैं अपने घर में मौजूद था और वो अचानक ही हमारे घर के गेट पर भीख मांगने के लिए आ गई थी। शायद वो मुझे पहचान गई थी और ये भी समझ गई थी कि ये मेरा घर है। मैं उसे हर बार पैसे दे दिया करता था, इसलिए वो ज्यादातर मेरे घर के गेट पर आने लगी थी। मैंने माँ को उस लड़की के बारे में बताया और कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मम्मी मेरी बात सुनकर कहने लगी कि बेटा, तुम पागल हो गए हो क्या? इस लड़की से तुम शादी करोगे? तुम बदल गए हो, ये बात ठीक है, लेकिन समाज में हमारी कोई इज्जत है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, मिलने वाले हैं। वो लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हारी शादी एक भिखारन लड़की से करवा दी? और तुम्हें नहीं पता कि ये लड़की भीख मांगने के साथ साथ गूंगी भी है, ये बोल नहीं सकती। मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि वो बोल नहीं सकती। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब तो मैं इसी लड़की से शादी करके रहूंगा,
क्योंकि ये बेचारी बोल भी नहीं सकती और गरीब भी है। शायद इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी तो ये हमेशा मुझे अकेली ही मिलती है। मैं इससे शादी करूंगा, इसे सहारा दूंगा, अपना नाम दूंगा, इससे अपने दिल का भी हाल बयान कर लूंगा। मेरी हालत के बारे में सुनने के बाद शायद ये किसी को कुछ ना बता सके। मैंने इस लड़की से शादी करना अपनी जिंदगी का असल मकसद बना लिया था और सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इससे शादी करके इसकी मदद करूंगा। शायद ये मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी तो ऊपर वाला और सोनिया दोनों ही मुझे माफ कर दें। इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। मैंने अपनी माँ से जिद की कि अब मैं इससे ही शादी करूंगा। मम्मी मेरी शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया था और कहा था कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। मैं जिद्दी तो शुरू से ही था। मेरी मम्मी ने मेरी बात मान ली थी। मैंने भी इस लड़की से बात की, इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पहले तो इसने चारों तरफ देखा और फिर अपनी आंखों से मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसने धीमी सी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया और पेन से मेरे हाथ पर अपना नाम निशा लिखकर बताया था। मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे अच्छा लगा था कि उसने फौरन ही मेरे हक में फैसला कर दिया था। फिर मेरी शादी उसके साथ हो गई थी, लेकिन मंडप में जब वो मेरे बराबर में बैठी हुई थी तब उसके अंदर से उठने वाली गंध मुझे बहुत तेज आ रही थी। हालांकि मैंने उसे बाजार से कपड़े दिलवाए थे कि उसकी हालत काफी हद तक सुधारने की कोशिश की थी। शायद ऐसी बदबू उसके शरीर में बस गई थी। हकीकत तो ये थी कि वो अपने बीते हुए कल का सितम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती थी। मैं सोचने लगा, मैंने ये क्या कर लिया। क्या सच में मैं इस सब के लिए तैयार था। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि ये लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसे अपनी पत्नी बनाया है और अब तुम्हें इसे इज्जत देनी होगी। दूसरी तरफ मेरा दिल ये कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। मैं सोचने लगा, क्या सच में इस लड़की के साथ मेरी जिंदगी पूरी हो सकती है। क्या मैं अपने बीते हुए कल को भुला सकता हूँ। वो मेरे कमरे में जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी कमरे के अंदर गया तो एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मैंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। मुझे कुछ सोचने समझने के लिए समय चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं कमरे के अंदर गया, उसके पास जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो मेरे होश उड़ गए थे। ये वो लड़की नहीं थी जिसको मैंने देखा था, बल्कि ये तो कोई परी लग रही थी। ये इतनी सुंदर थी कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लाल दुल्हन के कपड़ों में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे गोरे हाथों पर मेहंदी थी। आज वो साफ सुथरी होकर मेरे सामने आई थी, इसलिए मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। उसका असली रूप आज मेरी आंखों के सामने था। दुनिया की थकन और रुसवाई ने उसे मेला कर दिया था। वो मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। उसे देखकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे हाथ लगाऊं। ऐसा लगता था जैसे अगर मैंने अपना हाथ उस पर लगा दिया तो ये मेली हो जाएगी। वो लगातार मुझे देख रही थी। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया, मगर मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। ना जाने क्यों मुझे सोनिया और बाकी सारी लड़कियों की याद आ गई और मैं फूट फूट कर रो दिया। मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो मैं अपने बीते हुए कल में कर चुका था। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि तुमसे शादी मैंने इसीलिए की है ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, तुम्हें सहारा दे सकूं। मुझसे तुम्हारे लिए जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मेरी जिंदगी में सोनिया नाम की एक लड़की आई थी। जिस दिन से उसने आत्महत्या की है उस दिन से ही मुझे एक पल सुकून नहीं मिल रहा। तुमसे नजर मिलाने के मैं काबिल नहीं हूँ। तुम्हारे आगे मैं अपने दिल का हाल इसीलिए बयां कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी हालत को सुन सकती हो मगर किसी से कह नहीं सकती। सारी रात मैं उसे अपने दुख तकलीफ के बारे में बताता रहा था और वो खामोशी से आंखें फाड़कर मुझे देखती रही। दिन निकला तो मेरी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। मैं अपनी पत्नी के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाकर लाया था। वो तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी। मैं ना तो उसके करीब जाता था और ना ही उसे गौर से देखता था। न जाने क्यों मेरा मन उसके करीब होने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ भी जाती थी मगर मैं उसे दूर कर दिया करता था। शायद मैं उसके साथ गलत कर रहा था। मैं ऑफिस जाता तो बार बार अपनी माँ से उसके बारे में पूछता रहता था। नौकरों से भी कह दिया था कि वो उसका ख्याल रखें, मगर जब मैं घर आया तो मम्मी ने मुझे एक बड़ी ही अजीब बात बताई थी। मम्मी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी कभी कभी बहुत अजीब हरकत करती है। एक दो बार लगता है जैसे तुम्हारी पत्नी किसी से बात कर रही है। मैंने कहा माँ, वो बात कैसे कर सकती है, शायद आपको वहम हुआ होगा।
मम्मी कहने लगी कि अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी पत्नी मेरे पास नहीं बैठती, मुझसे बात नहीं करती। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, वो आपके पास बैठकर क्या करेगी? दो इंसान जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आपस में बातें करते हैं, मगर वो तो बात ही नहीं कर सकती। मम्मी कहने लगी कि अच्छा ठीक है। मैंने जैसे तैसे मम्मी को तो समझा दिया था। मैं निशा का ख्याल रखने की हर तरह से कोशिश करता था, मगर मैं उससे दूर रहता था, उसकी बेहद इज्जत किया करता था। लेकिन रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटता और मेरी आंखें बंद होती तो मुझे फिर से वही बेचैनी सताने लगती थी। मेरे सपने में सोनिया आया करती थी। मैं घबराकर उठकर बैठ जाता था। निशा समझ नहीं पाती थी कि मुझे क्या हो रहा है, और फिर मैं रो रो कर उसे अपनी पुरानी गलतियों के बारे में बताया करता था। निशा का कोई रिएक्शन नहीं होता था, बस वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखती रहती थी। मगर अजीब बात ये थी कि वो मुझे तसल्ली नहीं देती थी। हमारे घर में आने के बाद उसके रंग ढंग बहुत बदल गए थे। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। अगर मैं उसके करीब नहीं जाता था तो वो भी मेरे करीब नहीं आती थी। न मेरे साथ कोई हमदर्दी करती थी, न ही मेरे किसी काम का ध्यान रखती थी। मम्मी हमेशा मुझसे उसकी शिकायतें करती रहती थी, लेकिन फिर भी मैं निशा के साथ हमदर्दी से पेश आता था और अपनी मम्मी से कहता था कि आपको कोई हक नहीं बनता मेरी पत्नी को कुछ भी कहने का। निशा की खातिर मैं मम्मी को भी डांट दिया करता था। मैं बहुत खामोश खामोश सा रहता था। वो बेड पर सोती और मैं सोफे पर सोया करता था। जितना होता उससे दूर रहने की कोशिश करता था। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मैं खुश था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और उसे हर तरह का आराम मिल रहा है। एक दिन मैंने एक डॉक्टर से बात की और उनको अपनी पत्नी की कंडीशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम आपकी पत्नी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं ताकि देख सकें कि उनकी कंडीशन कैसी है। दरअसल मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाना चाहता था। मैं चाहता था कि अगर पॉसिबल हो तो मेरी पत्नी का ट्रीटमेंट हो जाए और वो बोलने लगे। ज्यादातर निशा इशारों में ही बातें किया करती थी। मैं चाहता था कि वो भी बोलने लगे। इसलिए एक दिन मैंने निशा से कहा कि निशा, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर निशा चौंक गई और फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। इसलिए अपनी बात मुझसे कैसे कह सकती थी। हाँ, मगर इशारों में वो मना करने लगी कि मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो इशारे से कहने लगी कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया के किसी न किसी कोने में तो तुम्हारा इलाज होगा ना, चाहे मुझे तुम्हारा इलाज करवाने के लिए कितनी ही दूर क्यों न जाना पड़े। मैं हर जगह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी ठीक होने में मदद करूंगा। वो मेरी बात पर घबरा गई। इलाज की बात सुनकर मम्मी भी खुश हुई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, फिर तुम भी हमारी तरह बातें करने लगोगी। मैं उसे अपने साथ ले जाने की बहुत जिद कर रहा था, मगर वो बार बार मुझसे मना कर रही थी कि उसे मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना। मुझे लगा कि शायद वो डर रही है। उस दिन मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं निशा को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका। अगले दिन फिर से मैंने निशा से कहा कि चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ, तो उसने फिर से इनकार कर दिया। मैंने उसके बाद उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में ये कमी रहती थी कि मुझे निशा को समझाना चाहिए। इसलिए मैं उसे समझाने के लिए बैठ गया था। मैंने उससे कहा कि देखो, इस दुनिया में अब कोई भी इलाज इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार कोशिश करके तो देख सकता हूँ ना कि तुम्हारी आवाज वापस आ सकती है या नहीं। लेकिन अभी भी लगातार निशा गर्दन हिलाकर मना कर रही थी। मैंने कहा चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। और मैं उसके पास से उठकर चला गया था। वो मुझे देखती रह गई थी। अगले दिन सोनिया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो मैं पागल हो गया और फौरन ही उसे अस्पताल लेकर गया था। उसे मलेरिया हो गया था और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बताया था, ज्यादा से ज्यादा उसका ख्याल रखने के लिए बताया था। मैं अस्पताल में सारी रात उसके लिए जागता रहा था, उसका ख्याल रखता रहा, उसे किसी चीज की कमी न हो इसलिए उसके पास रहा। निशा की तबीयत ठीक नहीं थी। जब उसकी कुछ तबीयत बेहतर हुई तो उसने आंखें खोल कर देखा। मैं उसके करीब ही बैठा हुआ था। मैंने निशा से घबराकर उसकी तबीयत पूछी तो आने वाले लम्हों ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी, क्योंकि निशा ने मेरी बात का जवाब इस बार इशारों में नहीं बल्कि आवाज में दिया था। और उसकी आवाज बेहद बारीक और सुंदर थी, लेकिन वो बोल सकती थी, इस बात पर मुझे हैरानी हो रही थी। मैं उसे चौंक कर देखने लगा।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसने मुझे अपनी आवाज में जवाब दिया था कि मैं ठीक हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने कहा, निशा तुम बोल सकती हो। वो खामोश हो गई और फिर से उसने मेरी बात का जवाब, जी मैं बोल सकती हूँ, में दिया। तो मैंने उससे कहा, तो फिर तुम गूंगी बनने की एक्टिंग क्यों करती रही? मैंने उससे कांपते हुए शब्दों में कहा। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए और वो कहने लगी कि जी मैं गूंगी बनने की एक्टिंग कर रही थी और मैं कोई भीख मांगने वाली लड़की भी नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच कह रही हो? वो कहने लगी, जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैंने कहा, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? कौन हो तुम? तुम भीख मांगने वाली भी लड़की नहीं हो और गूंगी भी नहीं हो, बोल सकती हो, तो फिर क्या है तुम्हारी पहचान? वो कहने लगी कि मैं सोनिया की बहन हूँ, वही सोनिया जिसने आपके खातिर आत्महत्या कर ली थी। उसकी बात पर मैं घबरा गया था। उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में मेरी बड़ी बहन सोनिया के अलावा कोई भी नहीं था। हम दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। मेरी बहन सोनिया को तुमसे प्यार हो गया। वो बहुत खुश रहने लगी थी। हमेशा दिन रात उठते बैठते सोते जागते तुम्हारी ही बातें करती रहती थी। लेकिन जब तुमने उसे इस्तेमाल किया और उसे धोखा दिया तो वो हमेशा तुम्हारी तलाश करती रहती थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि तुमने उसके साथ बेवफाई की है। उस बेचारी ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। तब से मैं अकेली रह गई। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगी। मेरी बहन जब तुमसे आखिरी बार मिलकर आई थी और तुमने उसको बेइज्जत किया था तो उसने मुझे बताया था कि तुम बहुत घमंडी और बिगड़े हुए अमीर बाप के बेटे हो। तुमने उससे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। इसलिए मेरी बहन का दिल टूट गया था और तुम उसे कभी अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। मैंने अपनी बहन का फोन चेक किया जिसमें उसके तुम्हारे साथ ज्यादा फोटो तो नहीं थे। हाँ, मगर एक फोटो था जिसे देख देख कर वो हमेशा तुम्हें याद करती रहती थी। मेरे पास तुम्हारे फोटो के अलावा तुम्हारी और कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठी की, तुम्हें तलाश किया और फिर एक गरीब भीख मांगने वाली बनकर तुम्हारे घर के इर्द गिर्द टहलती रही। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी जिन लड़कियों पर नजर पड़ जाती है तुम उनको किसी भी हालत में हासिल करके रहते हो। मैं जानती थी कि मुझ पर भी तुम्हारी नजर जरूर पड़ेगी, मगर जैसा मेरी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उस सब से बिल्कुल अलग हो। मैंने सोचा था कि मैं बहाने से तुम्हारे घर में घुसूंगी, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करूंगी, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने खुद मेरे आगे शादी का ऑफर पेश कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया है या फिर तुम खुद ही एक गरीब लड़की से शादी करना चाहते हो और फिर तुम्हारा इतना नरम और मीठा लहजा, मेरे साथ इतनी इज्जत से पेश आना, मेरे साथ शादी करना, ये जानकर भी कि मैं एक गरीब और गूंगी लड़की हूँ। तुम्हारी ये सारी हरकतें मेरे दिल को छू गईं। मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस इंसान के लिए मेरी बहन ने आत्महत्या की है ये वो इंसान नहीं है, बल्कि मेरी बहन गलतफहमी में अपनी जान की बाजी हार गई। जिस लड़की से मेरी बहन प्यार करती थी तुम वो नहीं हो, तुम तो बिल्कुल ही अलग हो। मैं तो यहाँ अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए आई थी, मगर जब मैंने तुम्हारा बर्ताव देखा तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। तुम्हारी माँ को भी मैंने तंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने उनको भी बोल दिया कि खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करें, और तुम्हें ये पता है कि मैं गूंगी हूँ, फिर भी तुम मेरा इलाज करवाना चाहते थे। तुम्हारे दिल में मेरी अहमियत बढ़ गई। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी हर एक चीज ने मेरे दिल में गहराई कर ली है। मैं अपनी बहन की मौत का बदला भूलकर तुम्हारी मोहब्बत में डूब गई। मैंने सोचा था कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे चुन चुनकर अपनी बहन की मौत का बदला लूंगी, तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगी, औरत की इज्जत करना क्या होता है तुम्हें सिखा दूंगी। मगर तुम तो खुद ही मेरे करीब नहीं आते थे, मुझसे नजर झुकाकर बात करते थे, मेरी बहन की मौत के लिए शर्मिंदा रहते थे। जो गलतियां तुमने की हैं उनकी माफिया मुझसे मांगते रहते थे, तो फिर मैं तुमसे क्या बदला लेती? आज मैं तुम्हें अपनी हकीकत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो गया। क्या तुम वही इंसान हो जिसने मेरी बहन के साथ गलत किया था? मैं शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि हाँ, मैं वही इंसान हूँ। मैं अपने आप को बहुत बुरा इंसान समझता हूँ। मुझे अपने आप से घिन महसूस होती है। सोनिया की मौत के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया। उसकी मौत के बाद मैं काफी संभल गया था। मैंने अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश की, तभी मैंने तुमसे शादी की ताकि मैं अपने पापों का पश्चाताप इसी तरह से कर सकूं। मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए जिसे मैं सारी जिंदगी ख्याल रखता रहूं, उसकी ख्वाहिशें पूरी करता रहूं, तो शायद मेरे दिल से सोनिया का ख्याल निकल जाएगा। सोनिया की आत्मा मुझे माफ कर देगी।
लेकिन वो अभी भी मेरे सपने में आती है और मेरे दिल को सुकून नहीं है। मैंने निशा के आगे हाथ जोड़ लिया और कहा कि मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी वजह से उसका दिल टूटा था। काश वो मेरे सामने आ जाए और मैं उससे माफी मांग लूं। निशा कहने लगी कि आपको पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है, वरना दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गलती करने के बाद उसका पछतावा भी नहीं करते। जिन लोगों को पछतावा होता है वही लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी बुरा नहीं होता जो खुद को बुरा बताता है। आप ये समझ लीजिए कि मेरी बहन ने आपको माफ कर दिया और मैंने भी, क्योंकि जिस रूप में मैं आपको देख चुकी हूँ मेरे लिए वही काफी है। और उम्मीद है कि मेरी बहन ये देखकर खुश हो रही होगी कि आप संभल गए और सुधर गए हैं। मैं निशा के आगे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा था और अब मुझे यह एहसास हुआ था कि अगर हम अपनी गलतियों की माफी वक्त से पहले मांग ले तो शायद हमारा ज्यादा बड़ा नुकसान न हो। लेकिन वक्त निकलने के बाद भी अगर हम अपनी गलतियों को रियलाइज कर लेते हैं तो भी ऊपर वाला हमारी मदद करता है। निशा भले ही सोनिया की बहन थी, लेकिन निशा को देखकर मुझे यह एहसास हो गया था कि सोनिया ने मुझे माफ कर दिया है। वो उसकी बहन थी और अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। निशा ने कहा था कि मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बहन की मोहब्बत कामयाब ना हो सकी तो क्या हुआ, मैं आपके साथ रहूंगी। मैं आज भी अपनी पत्नी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी जिंदगी में इस तरह शामिल हो गई और मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल गई। और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में सुकून ही आता चला गया। लेकिन कभी मैंने दोबारा वो पाप नहीं किया जो मैं अपनी बीती जिंदगी में कर चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज मेरी किस्मत का फैसला होना था। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पास अच्छी खबर आए। मेरे पति, मेरी सासू माँ और मेरी नंदों को मेरी शादी के 3 महीने बाद ही बच्चे की तलब हो रही थी। अब तो मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। इसीलिए भगवान से मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आए। मगर जब नर्स ने अपना चेहरा दिखाया तो उसके चेहरे पर मौजूद उदासी देखकर मैं समझ गई थी कि मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। वो कहने लगी, आपको वैसे ही वहम हुआ है, आपके यहाँ संतान नहीं हुई और मुझे लगता है कि आप में कोई कमी है। आप अपना चेकअप करा लें, ऐसा न हो कि बाद में आपको ज्यादा महंगा इलाज कराना पड़े। नर्स की बात सुनकर सासू माँ ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। इनके बर्ताव से साफ पता चल रहा था कि नर्स की बात से सबको मायूसी हुई है। मेरा पति बोला कि कोई जरूरत नहीं इलाज कराने की, अभी हम घर चलते हैं। उसने फौरन ही ऑटो को रोका और हम लोग उसमें बैठकर तुरंत घर आ गए थे। मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। घर आते ही पति ने मुझसे कहा कि चाय बना दो। मैं चाय बनाकर ले आई तो मेरी सासू माँ, पति और नंदे यही बातें कर रहे थे कि अगर मुझे आज संतान नहीं हुई तो 5 साल बाद भी नहीं होगी। इसीलिए वक्त खराब करने से कोई फायदा नहीं। हमें जल्द से जल्द इसका या तो इलाज करवाना चाहिए या फिर सारे टेस्ट करवाकर ये पता लगाना चाहिए कि कभी संतान पैदा कर भी सकती है या नहीं। मेरी सासू माँ ये सुनकर बोली, अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इसका टेस्ट या इलाज करवाते। फिर वैसे भी बंजर जमीन बंजर ही होती है, इस पर कितनी मेहनत करो वो फसल नहीं उगा सकती है। इन बातों से मेरे दिल में तीर चल रहे थे। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ, ऐसी लड़की जो साल के अंदर हमें इस घर का वारिस पैदा करके दे। मेरी सासू माँ ने बड़ी सफाई से कहा था। मेरा घर बर्बाद करते हुए उन्हें जरा भी रहम नहीं आ रहा था। मैंने जाने क्या सोचकर अपनी सासू माँ को ये कहा कि माँ जी, आप मुझे 6 महीने का समय दें। अगर संतान ना हुई तो मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने किसी चमत्कार की बात कर दी हो। तो मेरे मुंह से ये सुनकर वो बोल पड़ी, अरे जब 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने में क्या होगा। मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे आखिरी बार समय दें। मेरे पति के लिए किसी लड़की का रिश्ता ना देखें। मैं अपने पति के लिए सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर अपने पति का बंटवारा नहीं। बस आप थोड़ा समय दे दें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी,
अपना इलाज भी खुद ही करूंगी। अगर आपको संतान नहीं मिली तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनकर सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे देखो तो कैसी बातें कर रही है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि ये हमें छोड़कर जाएगी। मतलब इसके सर पर किसी का हाथ है। मेरी सासू माँ ने बात को नया मोड़ दे दिया। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, ये बात नहीं है, मैं इन 6 महीने में अपना कोई ना कोई इलाज जरूर तलाश कर लूंगी। जब मैं रोज इलाज के लिए घर से निकलूंगी तो कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, इन सब हरकतों का कोई फायदा नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी संतान चाहिए। अगर तुमने 6 महीने का समय मांगा है तो मैं तुम्हें 3 महीने का समय देती हूँ। अगर इस बीच कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मैं लड़की देखना शुरू कर दूंगी, और 6 महीने के अंदर ही अगर तुम्हें संतान नहीं हुई तो 7वें महीने में मैं तुम्हारे पति का विवाह अपनी भांजी से कर दूंगी। उसे कोई आपत्ति नहीं है मेरे बेटे से दूसरा विवाह करने पर। ये बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अपने पति को किसी और के साथ बांटने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं उसी दिन शाम के समय अपने घर से निकल गई थी। मुझे अपनी दोस्त नीलिमा की बहुत याद आ रही थी। मैं नीलिमा का बहुत मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि वो मुझे अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानियां सुनाया करती थी। कभी कहती कि मेरी माँ ने एक लड़की का इलाज कराया है तो उसके यहाँ 10 साल बाद संतान पैदा हुई, तो कभी कहती कि पिताजी के टोटके की वजह से एक लड़की के यहाँ 15 साल में संतान हुई। मैं यही बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया करती थी, पर मुझे आज उसकी जरूरत थी। मैं नीलिमा के घर गई, उसके घर का दरवाजा बजाया। नीलिमा ने दरवाजा खोला और मुझे परेशान देखकर मेरे गले लग गई और बोली, क्या हुआ, तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो? मैंने कहा कि मैं खाक खुश हूँ, मेरे घर संतान नहीं हो रही है, इसीलिए तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे मुंह से ये सब सुनकर नीलिमा बोली, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा था, क्योंकि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुम्हें संतान नहीं हुई। मेरी भी दिली तमन्ना है कि तुम्हारे घर संतान हो जाए और तुम्हारी सासू माँ और पति खुश हो जाएं। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं खुश नहीं हूँ? तो कहने लगी, वो तो तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा, चलो तुम मुझे इलाज बताओ, कौन कौन से इलाज हैं? तो इस पर वो कहने लगी, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगी। बाजार में एक बूढ़ा बैठता है, उसके पास हर तरह की बांझ औरतों का इलाज है। तुम उसका भरोसा करो या नहीं करो, लेकिन उसने काफी औरतों का इलाज किया है। तुम भी उसके पास चलोगी तो खाली हाथ नहीं लौटोगी। तुम्हारा पति भी खुश हो जाएगा और सास भी, और वो तुम्हारे पति की दूसरी शादी भी नहीं करेंगी। अब ये फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम्हें बाबा जी के पास जाना है या नहीं। मैंने कहा, जरूर, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बाबा जी के पास जाकर भी अगर मुझे कोई लाभ न मिला तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए संतान इतनी जरूरी है जैसे जीने के लिए पानी और रोटी की जरूरत होती है। तुम्हें पता है, अगर मैं बेघर हो गई तो मेरे पास घर का आसरा भी नहीं रहेगा और मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ये कहकर मैं रोने लगी। नीलिमा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बाबा जी के पास लेकर जाऊंगी। अगर तुम्हारा इलाज न हुआ तो तुम खुद जान लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मैं घर आई, मेरे चेहरे पर खुशी थी। मेरे पति ने पूछा तो मैंने सारी बात बता दी। मेरे कहने से पहले ही उसने कहा, ठीक है, अगर बाबा जी के पास तुम्हारा इलाज है तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम ये घर छोड़कर खुद ही चली जाओगी और मेरी शादी में रुकावट नहीं बनोगी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे बस 6 महीने का समय दे दो। मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले से ही जानता हो। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी हो सब सही हो। कल दिन में मैं नीलिमा के घर गई। वो पहले से ही तैयार बैठी थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गई और बोली कि तुम आ गई, चलो अब बाबा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा, क्यों, वो क्यों मेरा इंतजार करने लगे? इंतजार तो मुझे उनका करना चाहिए। तो इस पर नीलिमा कहने लगी, अरे मेरा मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे लिए टाइम लिया था, उनसे कहा था मैं अपनी दोस्त के साथ आपके यहाँ आऊंगी, तभी वो उस टाइम किसी का इलाज नहीं करेंगे। तुम्हें पता है वो बहुत उसूलों वाले बाबा जी हैं, बाकी लोगों जैसे नहीं हैं कि 100 लड़कियों से बात करें और भूल जाएं कि किसका इलाज किया था। उन्हें आज तक एक एक लड़की याद है कि कब किसका इलाज किया था और क्या इलाज किया और कब से कब संतान हुई, वगैरह वगैरह।
यही बातें करते करते हम बाबा जी के घर पहुंच गए, जो बाहर से बहुत अजीबोगरीब था। मैंने जैसे ही कमरे का पर्दा हटाया और देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसमें कहीं रोशनी नहीं थी। मैंने नीलिमा से कहा, ये क्या है? वो बोली कि इस टाइम यहाँ की लाइट चली जाती है। तुम्हें बाजार का तो पता है, यहाँ कितना रश्क रहता है, कितनी बहुत सारी दुकानें हैं, इस वजह से यहाँ लाइट कम आती है। तुम चिंता मत करो, अंदर बैठो, अभी लाइट आ जाएगी। मैं डरते डरते कमरे में बैठ गई। मेरे पास नीलिमा भी बैठ गई। मैंने जोर से नीलिमा का हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, तुम कहीं मत जाना, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। क्यों डर लग रहा है? एक मर्दाना आवाज कमरे में से आई। मैं कोई आत्मा तो नहीं हूँ बेटी जो तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने तो कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि वो किसी मर्द से इलाज करा रही है। मैं बेटियों को सर उठाकर भी नहीं देखता। बाबा जी की बात सुनकर मुझे और एतराज हुआ कि अगर ये इतना शरीफ है तो मुझे अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं। मैंने दिल में सोचा। तभी लाइट आ गई और कमरे में रोशनी हो गई। मेरी नज़र बाबा जी पर पड़ी। वो सच में शरीफ आदमी लग रहे थे और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कुछ देर के लिए मेरा दिल शांत हो गया कि चलो नीलिमा मुझे किसी गलत आदमी के पास नहीं लेकर आई, वरना ऐसे लोगों की शक्ल बता देती है कि वो कैसे हैं। लेकिन बाबा जी बहुत शरीफ लग रहे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। बाबा जी मुझे देखकर कहने लगे, बेटी तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं लगती, अपना हाथ मुझे दिखाओ। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरी नब्ज पर हाथ रखा और कहने लगे कि ये किताब पढ़ो। मैं पढ़ने लगी और मुझसे कहने लगे कि मुझे ये पढ़कर बताओ। मैं किताब में देखकर वो पढ़ने लगी। उन्होंने मुझे बिना देखे कहा कि बेटी तुम्हें मामूली सी बीमारी है, लेकिन वो इलाज से ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम बांझ नहीं हो, हाँ तुम्हें दूसरी बीमारियां हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनका इलाज घर के लिए बता देता हूँ। लेकिन नीलिमा बता रही थी कि तुम्हारा पति और सास बहुत तेज हैं, इसलिए तुम्हारा सारा इलाज यहीं करना पड़ेगा। जी बाबा जी, मेरे घर वाले मतलब मेरी सास और मेरे पति ने मुझे 6 महीने का समय दिया है। अगर मुझे इतने समय में संतान नहीं हुई तो मेरी तलाक हो जाएगी और मेरे पति की दूसरी शादी करा देंगी। ये सुनकर बाबा जी कहने लगे, ये तो बहुत ही बुरी बात है बेटी। संतान मर्द के नसीब से होती है, औरत के नसीब से भोजन की प्राप्ति होती है। बाबा जी की बात सुनकर मैं खुश हो गई कि चलो मैं बांझ नहीं हूँ, मेरा इलाज हो जाएगा। बाबा जी बोले, बेटी तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं नर्स के हाथ दवाई भिजवाता हूँ। वो तुम्हें इंजेक्शन भी लगा देगी और साथ ही तुम्हारा इलाज भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 10 दिन तक तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। बाबा जी ने कहा और मुझे अपने कमरे में जाने का हुक्म दिया। नीलिमा बाहर ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ जानती हो। कहने लगी कि चलो दूसरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। नीलिमा मुझे दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चादर बिछी हुई थी और रेशमी सा बिस्तर था। उस बिस्तर के ऊपर जाकर बैठी। नीलिमा बोली कि तुम्हें इलाज के लिए लेटना पड़ेगा, काफी देर हो जाएगी। अगर तुम्हें आज कोई मसला है तो आज जल्दी चली जाओ, कल से आ जाना, क्योंकि तुम्हारे इलाज में देर हो गई तो तुम्हारा पति मेरी जान खा जाएगा। मैंने कहा, वो तुम्हें क्यों कुछ कहेगा, उसे कोई मसला नहीं होगा, तुम मेरा इलाज शुरू करो। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और बोली कि ये शरबत पी लो, इससे तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी, फिर तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। मैं तो नीलिमा पर बहुत भरोसा करती थी। मैंने शरबत पी लिया, फिर उसने मुझे लिटाया और ऊपर से एक गीला कपड़ा डाल दिया। मैं समझ नहीं पाई कि उसके बाद क्या हुआ। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब मेरी नींद खुली तो लगभग 2-3 घंटे बीत चुके थे। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेले इस कमरे में थी। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि नीलिमा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा, नीलिमा मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं बाहर आई तो वहीं पर नर्स खड़ी थी जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। नीलिमा कहाँ गई? मैंने रोने वाले अंदाज में उससे पूछा। शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था। दीदी नीलिमा तो चली गई। वो कह रही थी कि आपको समय लगेगा, आपको नींद आ गई थी, इसीलिए उन्होंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। ये कहकर वो नर्स भी वहां से चली गई। मैंने बाबा जी का पूछा तो पता चला वो पूजा कर रहे हैं। अब तो और भी ज्यादा मैं अब तो और भी ज्यादा परेशान हो गई। मैं खुद वहां से एक रिक्शे में बैठी और घर आ गई।
घर में जाते ही मैंने देखा कि मेरी सास और मेरे पति बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। वो मुझे देखकर बोले कि कहाँ गई थी। मैंने उनसे कहा मैं अपने इलाज के लिए गई थी, लेकिन रास्ते में कोई मसला हो गया, रोड बंद था, इसलिए देर हो गई। मेरे पति ने मुझे सर से पैर तक घूरा और मुझसे कहने लगे, लगता तो नहीं है कि रोड बंद था। मुझसे आज के बाद झूठ मत बोलना, वरना 6 महीने से पहले ही तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे पति अब मुझ पर शक करने लगे थे। सास भी मुझे घूर रही थी। मुझे नीलिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गए? वो मुझे अकेला छोड़कर चली आई। कम से कम उसे मुझे बताना तो चाहिए था कि वो घर जा रही है। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपने सारे काम खत्म करके नीलिमा के घर चली गई। जाते ही उस पर मैं बरस पड़ी। नीलिमा, तुझे शर्म नहीं आई? तुम मुझे वहाँ अकेला सोता छोड़कर कैसे आ गई? कोई एहसास है तुम्हें? मैं तुझ पे कितना भरोसा करती हूँ, तूने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। नीलिमा मेरी बात सुनकर उल्टा मुझसे ही नाराज हो गई कि मेरे इलाज में समय लगता, इसलिए वो वहाँ से आ गई थी। मेरे पति ने मुझे बुला लिया था, या मेरी बेटी बीमार थी, वगैरह वगैरह। मैं उसकी बात सुनकर चुप थी। सोच लिया कि चलो आगे से नीलिमा से कोई गिला नहीं करूंगी। एक तो वो मेरा इलाज करा रही है, ऊपर से मैं उस पर ही नाराज हो गई। वैसे भी मुझे शाम को भी उसके साथ जाना था। मैं शाम को अच्छे से तैयार हुई और खुद को ढक लिया। नीलिमा ये देखकर मुझसे कहने लगी, तुमने खुद को क्यों ढका है? बाबा जी को ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही चलो, वरना वो ये समझेंगे कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। नीलिमा बहुत अजीब अजीब बातें करने लगी थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा और उसके साथ ऐसे ही चली गई। हम बाबा जी के पास पहुंचे तो वो किताब पढ़ रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कल के बारे में उनसे सवाल करूं। मैंने हल्के से बस यही पूछा था, बाबा जी मेरे इलाज में कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि 9,000 रुपए बेटी। उन्होंने नजर उठाकर मुझे देखा। मैं चौंक गई। 10 दिनों के 9,000 रुपए, इतने ज्यादा तो नहीं है। नीलिमा ने बड़बड़ाते हुए कहा, 10 दिन नहीं बेटी, इसका इलाज सिर्फ 3 दिन ही होगा, और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करता। तुम्हें पता है जमाना बहुत खराब है। तुमने बताया इसके घर में मसला है, इसीलिए मैंने कहा था कि इंजेक्शन और दवाई मैं यहीं पर लगा दूंगा, वरना तो यहाँ जगह नहीं होती। तुम्हें भी पता है। बाबा जी ने बड़ी बेरुखी से कहा। मुझे उनके मिजाज का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों गुस्से में हैं। खैर बाबा जी ने मुझसे बात नहीं की। मैं दूसरे कमरे में आ गई। नीलिमा वही शरबत लेकर मेरे पास आई और बोली, चलो ये शरबत पी लो ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो सके। मैंने कहा, तुम्हें मुझे ये शरबत पिलाने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं ये शरबत नहीं पीना चाहती। तो वो मुझसे कहने लगी। तो वो बोली, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे बारे में बुरा क्यों सोचूंगी? ये कहकर उसने शरबत मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। मैंने कहा, अच्छा पीती हूँ। मैंने आधा पी लिया और आधा अपने कपड़ों पर गिरा दिया और उसको पता भी नहीं चला। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन आधा शरबत पीने की वजह से मैं अच्छी खासी बेहोश हो चुकी कि उसने मुझे लिटा दिया। फिर नर्स कमरे में आई और बोली, इस लड़की को नींद क्यों आती है? क्या कोई नशा करती है? नीलिमा कहने लगी, नहीं नशा तो नहीं करती, लेकिन इसे बहुत ज्यादा नींद आती है। ये कहकर उसने जल्दी से नर्स से इंजेक्शन लिया और बोली, ये मेरी दोस्त है, तुम बाहर जाओ, इसे इंजेक्शन मैं लगा दूंगी। अचानक नीलिमा जोर से चिल्लाई और बोली, बाबा जी को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ काम है। नर्स भागती हुई गई और बाबा जी अंदर कमरे में आए। मुझे नहीं पता मैं किस हालत में पड़ी थी। इसके बाद एक अजीब सा शोर होने लगा। बाहर जैसे पुलिस की गाड़ियां थी। अजीब हलचल मच गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने का नजारा कुछ और ही था। मेरे सामने मेरी सासू माँ और मेरे पति खड़े थे। ये देखकर मैं बहुत डर गई। मेरे पति मुझे घूर रहे थे। मेरे शरीर पर चादर नहीं थी और मैं बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तुम अपना ऐसा इलाज कराने आती हो? मेरी सास गुस्से में बोली। मेरे पति उंगली उठाते हुए बोले, माँ मुझे तो पहले ही इस पर शक था कि ये यहाँ क्यों आती है। रात को 6-7 बजे तक कहीं पर रुकना आखिर बिना वजह तो नहीं हो सकता। मैं सब समझ गया कि ये मुझे किसकी संतान देना चाहती है। इसे क्या लगता है कि मैं संतान पैदा करने के लायक नहीं हूँ? मैं दूसरी शादी करके इसे औलाद पैदा करके दिखाऊंगा। मेरे पति गुस्से में बोले जा रहे थे। मैं एकदम उठकर बैठी। मैंने देखा मेरे आसपास तो चादर भी नहीं थी। बाबा जी कहाँ गए थे? अच्छा अभी भी तुम्हें अपने यार की फिक्र है। मेरे पति बहुत गुस्से में बोले, वो जेल चला गया है।
मैंने उसे पुलिस से पकड़वा दिया है। वो धोखेबाज आदमी तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा था, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था। और तुम जैसी बगैरत औरतें तो चाहती भी यही है कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संबंध बनाएं। मैं अपने पति की बातें सुनकर रोने लगी। हाँ, अब रोले मगरमच्छ के आंसू, लेकिन अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तुझे घर जाकर ही तलाक दिलवा दूंगी। वैसे घर जाने की भी क्या ज़रूरत है, तू इसे यहीं तलाक दे दे। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ देख कर कहा। मैंने उनसे कहा कि भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं जानती थी कि बाबा ऐसे हैं। मैं तो नीलिमा के कहने पर यहाँ आई थी। नीलिमा इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो मेरी भांजी है। तुम्हारी दोस्त बाद में है, पहले मेरी भांजी है। अब मैं इसी को अपनी बहू बनाऊंगी। मेरी सास ने ये कहा तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हैं उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। नीलिमा उनकी भांजी थी, मेरी दोस्त बाद में थी। ये बात मुझे आज पता चली थी। रास्ते में जाते हुए मुझे नीलिमा मिली। वो मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे जीत गई हो। नीलिमा, तुम्हें किस बात की खुशी है? तुमने एक धोखेबाज को मुझसे छीन लिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक ऐसे इंसान से दूर जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी सास ने मेरी शादी क्यों करवाई, अगर उन्हें मेरी तलाक ही करानी थी तो। इसलिए कि तू संतान नहीं दे सकती और ना ही कभी दे सकेगी। ये कहकर नीलिमा ने मेरी तरफ देखकर गली में थूका। मुझे उसके घमंड पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। नीलिमा, मेरे पति और मेरी सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी बेइज्जती की, मुझे घर से भी निकाल दिया, तलाक भी दे दी। एक हफ्ते बाद उसने नीलिमा से दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन सारी उम्र संतान के लिए तरसता रहा। भगवान ने उसे दूसरी बार भी संतान से खाली रखा। मेरी सास अगर अब अपने बेटे की दूसरी शादी करवाती तो खानदान वालों के सामने खुद ही जलील होती, क्योंकि अब उसका बेटा नामर्द बन गया था। सबने कह दिया था कि उसे एक बीवी से संतान नहीं हुई और दूसरी से भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही नामर्द है। अब मेरा पति समाज में नज़र उठाकर नहीं बल्कि नज़र झुकाकर रहता है, और नीलिमा भी अपने पुराने दिन याद करके रोती रहती है और अपने आप को कोसती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी का बुरा सोचें या बुरा करें तो हमारे साथ भी कभी अच्छा नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।